सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, प्लस मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया है डीएनए कॉपिंग और वेरिएशंस क्या होते हैं, ये मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। रिप्रोडक्शन की सबसे पहले समझो डेफिनेशन क्या है, मतलब डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर, क्योंकि हम अगर बोले लाइफ प्रोसेसेस में हमने अलग अलग तरीके के लाइफ प्रोसेस देखे, जैसे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, तो यहां पर रिप्रोडक्शन टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं हम। क्या रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है? सबसे पहले तो ये सोचो, अगर एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल की बात करी जाए, किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल की। तो क्या ऐसा है कि कोई इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसमें नहीं हो? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, बात सिर्फ ह्यूमंस की नहीं हो रही, कोई भी एक सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, और अगर वो लिविंग है तो रिप्रोडक्शन उसमें आ जाता है, हर तरीके के ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या अगर एक इंडिविजुअल को देखा जाए और वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करता तो क्या वो मर जाएगा? सोचो, न्यूट्रिशन नहीं करता तो क्या मर जाएगा? बिल्कुल मर जाएगा सर। रेस्पिरेशन नहीं कर रहा सर, रेस्पिरेशन ही नहीं करेगा तो मर ही जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन एज अ प्रोसेस नहीं करता है तो उसके सर्वाइवल पे नहीं आएगा, वो सर्वाइवल उसका रहेगा। लेकिन मैं अब टॉपिक चेंज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू स्पीसीज, विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन। अब मान लेते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर एनिमल है और वो रिप्रोडक्शन ही नहीं प्रोसेस फॉलो करता, तो इन दैट केस उसकी स्पीसीज, क्या वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, मैं कहता हूं मैंगो का एक मैंगो का एक प्लांट है, वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर स्पीसीज है। आपने इसका एग्जांपल सुना होगा कभी ना कभी। मैंगो को साइंटिफिक नेम उसका हम बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका। हायर क्लासेस में आप और भी पढ़ेंगे इस तरीके के वर्ड्स को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी स्पीसीज का सर्वाइवल होगा अगर वो रिप्रोडक्शन ही ना करे। देखो, रिप्रोडक्शन एक स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल के लिए सर्वाइवल पे नहीं आएगी, लेकिन फ्यूचर में जनरेशंस ही नहीं होंगी तो फिर वो स्पीसीज धीरे धीरे क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और एनवायरमेंट में हम ये चीजें ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत से ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी है कि उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम हो जा रही होगी, इस वजह से भी शायद ऐसा हो रहा हो, या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होगा, वो सेकेंडरी रीजन हो गया। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं नए ऑर्गेनिजम्स को जो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं उनके जैसे। ये बात ध्यान रखना, सिमिलर टू देमसेल्व्स, ये जरूर लिखना है। एक टॉपिक यहां पर छोटा सा और बताऊंगा मैं, डेफिनेशन आप अच्छे से इसको याद करके जाएंगे। छोटा सा पॉइंट और है, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए लाइक बैगेट्स लाइक, इसका क्या मीनिंग समझते हैं आप? लाइक बैगेट्स लाइक, ये एल है, ठीक है, लाइक। तो लाइक बैगेट्स लाइक का मतलब ये है कि एक बिल्ली किटन्स को ही जन्म देगी, वो भालू को जन्म नहीं दे सकती, ठीक है। एक तरीके का प्लांट है, अगर वो ट्री जो है, अभी जैसे मैंगो का एग्जांपल लिया, मैंगो का ही ट्री है, तो मैंगो के ही ट्री वहां से उस सीड से बनेंगे, ऐसा नहीं है कि रोज प्लांट बन जाएगा। ह्यूमंस बेबीज को ही जन्म देंगे और जो लायन है वो अपने कब्स को ही जन्म देगा। तो एक्चुअली में स्पीसीज जो होती है, जिस तरीके की होती है, वो अपने सिमिलर काइंड ऑफ प्रोड्यूस करती है। इसे हम जानते हैं लाइक बैगेट्स लाइक नाम के एक तरीके के स्टेटमेंट से, ठीक है। ये गलती नहीं करेंगे, कभी पूछ लिया जाए, एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है, लेकिन कभी पूछ लिया जाए तो आपको यहां पे टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई कि भाई किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, तो उसके लिए क्या करना है? जिंदा रहने के लिए तो बहुत जरूरी है। बात स्पीसीज की हो रही है, ह्यूमन होमो सैपियंस एक स्पीसीज है, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। उसके सर्वाइवल के लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट यहां पे आप लिख सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, पेरेंट्स से बेबी में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, तभी तो किटन्स बिल्ली जैसी दिख रही है ना, मम्मी या पापा जैसी अपनी, सिंपल सी बात है ना। और ह्यूमंस में भी सबके 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान 1 नाक 1 मुंह है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को समझो, ये इसीलिए क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है। वेरिएशंस हो सकते हैं लेकिन नाक सबकी है, अनटिल अनलेस कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो किसी के साथ। या फिर 2 कान है, वो कान वैसे ही दिखते हैं, हाथी जैसे कान नहीं है किसी के भी, ये चीज को समझो। लेकिन हाथी के कान हाथी जैसे ही हैं, लंबे एकदम बड़े, वो ह्यूमन जैसे नहीं है। तो कैरेक्टर्स जैसे हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, उसमें कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, जनरेशन 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन।
तीसरा पॉइंट आता है वेरिएशंस। जो पॉइंट मैंने एग्जैक्टली बोला, हम सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी वेरिएशन हम में देखी जा सकती है। सबके चेहरे अलग, सबके बालों का टेक्सचर कहीं ना कहीं डिफरेंट है, कहीं ना कहीं स्किन का कॉम्प्लेक्शन अलग है। ये सब चीजें बताती हैं कि कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, और ये वेरिएशंस जब होते हैं तो इसकी वजह से नई स्पीसीज का ओरिजिन होता है। ये आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन टॉपिक में। जब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे। इवोल्यूशन जो है उसमें नई स्पीसीज बनती है, तो नई स्पीसीज बनती है बिकॉज ऑफ दी वेरिएशंस। ये वो कारण है जिस वजह से रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2 नंबर का अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो सीधे सीधे ये आंसर कॉपी पेस्ट कर देना, मतलब कॉपी पेस्ट मतलब याद करके जाना, ठीक है, कहीं कॉपी पेस्ट कर दो, खुद भी पकड़े जाओगे, क्या करें। चलो, डीएनए कॉपिंग क्या होता है। अब एक सेल है, सिंपल सी बात है भाई, रिप्रोडक्शन चल रहा है तो एक सेल है, वो सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, अपने जैसे 2 सेल बनाएगी, सिंपल है, सबको पता है। लेकिन एक सेल के अंदर तो डीएनए होता है, एक सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, एक सेल के अंदर उसका अपना स्ट्रक्चर हो सकता है। सेल को डिवाइड करने के लिए एक प्रोसेस, एक तरीका चाहिए, और वो तरीका कौन बताएगा, डीएनए बताएगा, जेनेटिक मटेरियल बताएगा। तो सबसे पहले तो किसी सेल में अगर डिवीजन होना है तो उसके जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होना चाहिए। अगर जेनेटिक मटेरियल का ही कॉपी नहीं हुआ, इसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉपी, तो फिर ऑब्वियसली आने वाली सेल जो है उसके अंदर डीएनए कहां से आएगा, जेनेटिक मटेरियल कहां से आएगा। तो डीएनए कॉपिंग सबसे पहला बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, आंसर इज डीएनए कॉपिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए कॉपिंग की डेफिनेशन क्या है, तो आप सिंपल सा पॉइंट वहां पर लिख कर आएंगे कि डीएनए कॉपिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जहां डीएनए कॉपी कर रहा है और अगर आपसे डीएनए कॉपिंग की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप बोलेंगे एक ऐसा प्रोसेस जहां डीएनए कॉपी कर रहा है नई सेल बनाने के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं। ऐसे में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर एक डीएनए की बात करी जाए तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। फिर ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जैसे हमने ब्लू कलर से यहां पर रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद आप देखो कि उसके स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। यहां पर देखो स्ट्रैंड्स अलग हो गए। अलग होने के बाद ये येलो रंग से नया स्ट्रैंड बन गया और देखो लास्ट में यहां पर 1 और 2 डीएनए कॉपी हो गया। तो डीएनए कॉपिंग जो है ये बहुत ही एसेंशियल स्टेप है। इसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए के अंदर जीन्स हैं, जो भी जीन्स होती हैं जो डीएनए बनाती हैं, वो कहीं ना कहीं पेरेंट से बच्चे में, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो डीएनए कॉपिंग क्या हो गया, बेसिक इवेंट हो गया। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आंसर है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है उसका ब्लूप्रिंट जेनेटिक मटेरियल जो है उसका ब्लूप्रिंट है, दैट इज डीएनए। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज द ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। अब आगे डिस्कस करते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे डिस्कस करते हैं कि एज अ रिजल्ट जब डीएनए कॉपी होगा तो कॉपी होने के बाद उसकी सिमिलर काइंड ऑफ कॉपीज बन जाएंगी जो आइडेंटिकल होंगी ओरिजिनल जैसी। मैंने आपको दिखाई दिया है पीछे कि किस तरीके से वो ओरिजिनल की कॉपी रहेंगी। थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करने के लिए येलो और ब्लू कलर में मैंने उसको दिखाया है कि भाई ये इस तरीके से 2 स्ट्रैंड्स हैं और जब बाद में गलत हो गया, कि जैसे ये 2 तरीके के स्ट्रैंड्स हैं और जब ये 2 तरीके के स्ट्रैंड जो है ऐसे करके ओपन कर जाएंगे तो यहां पर नया स्ट्रैंड येलो रंग से बनना शुरू हो जाएगा, सिंपल। और 2 स्ट्रैंड्स कैसे बनेंगे उसके बाद, एक तो स्ट्रैंड होगा ब्लू इस तरीके से और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा उसके कंपैरिजन में येलो। तो ये 2 हो गए, फिर 4 हो जाएंगे, ये बात बता दिया आपको। तो अल्टीमेटली डीएनए कॉपिंग से डीएनए बनेगा। तो अल्टीमेटली डीएनए कॉपिंग से डीएनए बनेगा। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सर जब डीएनए कॉपिंग करनी है, हो गई डीएनए कॉपिंग, करवा दिया आपने, लेट अस सपोज किसी सेल ने डीएनए कॉपिंग कर दी, तो डीएनए जब बन गया तो उसको डाल दो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। प्रॉब्लम क्या है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, या किसी डीएनए को बाहर निकाल लो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जरूरत क्या है इस पूरे प्रोसेस की कि एक गैमेट्स बनेंगे, दूसरे गैमेट्स बनेंगे, वो फ्यूजन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, तो पूरी की पूरी सेल रिक्वायर्ड है। डीएनए काफी है, बाहर निकल जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। इसका आंसर एनसीईआरटी ने दिया है 2nd पेज में, उसमें बिकॉज करके आंसर दिया हुआ है।
ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट लाइन वहां पे लिखी हुई है बिल्कुल क्लियरली कि एक सेलुलर अपैरेटस रिक्वायर्ड होता है। ऐसे में डीएनए को सेपरेट आउट करके अकेले छोड़ देना, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं होता। उसको अपना सेपरेट फंक्शनिंग करने के लिए पूरे के पूरे सेलुलर अपैरेटस की रिक्वायरमेंट होती है। ये अगेन 1 मार्क का रीजनिंग क्वेश्चन है, अपनी बुक में आर लगा लो, जहां जहां बताता जा रहा हूं वहां आर लगाते जाओ, दैट इज अ रीजनिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके आंसर्स हमें नहीं आते होते हैं और हम बोलते हैं हमने चैप्टर पढ़ लिया। यही कटते हैं नंबर स्टूडेंट्स के, एक अच्छा स्टूडेंट है वो भी यहां पर अपने नंबर कटवा लेता है। तो ये लाइन याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आइडेंटिकल कॉपीज कहां बनेंगी? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होने की वजह से नए नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये मैं आपको जब डिफरेंसेस पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस में। अब आते हैं डीएनए कॉपिंग की इंपॉर्टेंस। अगर आपसे पूछ ले कि मतलब इसकी जरूरत क्या है, मैंने फिर वही बताया कि डीएनए कॉपिंग जरूरी है क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी डिजाइन और फीचर्स डिपेंड करते हैं उस डीएनए पर। तो उन्हें मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांसमिशन पेरेंट से बच्चों में उस डीएनए के होने जरूरी है और वो करने के लिए डीएनए को कॉपी करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है, यही पॉइंट है, ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये तो आपको समझ में आ गया। एंड थर्ड पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट जनरेशंस ऑफ दी स्पीसीज, इनको मेंटेन करना है। मतलब बिल्ली के जो फीचर्स हैं वो वैसे ही रहे, एक भालू के जो फीचर्स हैं वो वैसे रहे, एक ट्री के, इनफैक्ट ट्री भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके जो फीचर्स हैं वो मेंटेन रहें। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, वेरिएशंस प्रोड्यूस करने के लिए भी डीएनए कॉपिंग रिक्वायर्ड है। वैसे तो 99.9%, ऑलमोस्ट 99% जो है क्या होता है, ये डीएनए कॉपिंग आइडेंटिकल होता है। लेकिन हमेशा 100% ये डीएनए कॉपिंग बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता। ऐसे में कुछ एरर्स आने के चांसेस होते हैं और वो एरर्स जब आते हैं तो आता है वेरिएशन। क्योंकि मान लो कोई पर्टिकुलर जीन थी, वो पर्टिकुलर जीन थी हाइट अच्छी होने के लिए, लेकिन उस जीन में हो गया गड़बड़ क्योंकि वो कॉपी करते हुए जो है कॉपी सही से नहीं हो पाया। अब तुम अपने दोस्त की कॉपी स्कूल से लेकर के आए, तुमने उसकी कॉपी करी, तुमने कहा कि भाई उसकी टीचर ने उसकी कॉपी में राइट लगाया, मेरी कॉपी में भी राइट लगेगा, तुमने कॉपी करने में गलती कर दी। टीवी देख के कॉपी कर रहे थे, टीचर ने सर्कल मार दिया, तुमने गलत लिखा है। सेम चीज है, डीएनए कॉपिंग करते हुए क्या हुआ, कॉपी सही से नहीं हो पाया, कुछ एरर आ गया बीच में। ऐसा तो हम नहीं कह रहे कि पूरा का पूरा गलत हो गया, लेकिन एक छोटा सा माइनर एरर भी गड़बड़ कर सकता है। तो इस वेरिएशन को समझने के लिए नेक्स्ट टॉपिक वेरिएशंस ही है कि वेरिएशंस होते क्या हैं। वेरिएशंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेस में जहां पर डीएनए की कॉपिंग हो रही है वो कंप्लीटली क्या है, एक्यूरेट नहीं है, और वो भी हर बार बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में कुछ एरर्स आ जाते हैं और एरर्स की वजह से हो जाती है वेरिएशंस। हमेशा वेरिएशंस खराब रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, वेरिएशंस अच्छे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जो भी वेरिएशंस लीथल होते हैं, ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, वो वेरिएशंस वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं इवोल्यूशन में। जो अच्छे होते हैं वो आगे चलते जाते हैं। तो नई स्पीसीज इसी तरीके से इवोल्यूशन में आती है, आगे आपको बताएंगे। यहां पर देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम में थोड़ा सा मैं समझाऊंगा जो एनसीईआरटी ने नहीं समझाया है कि कैसे ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंड भाई खुल गया, आपको पता है। देन नया स्ट्रैंड ये रेड कलर से दिखा रखा है हमने, बनना शुरू हुआ। ऐसे में क्या होता है, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग होती है अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिन्हें हम बोलते हैं एटीजीसी। एटीजीसी ए के साथ बॉन्डिंग कौन करता है, मैं अलग से लिख देता हूं। ए के साथ बॉन्डिंग कौन करता है, टी। टी के साथ बॉन्डिंग अगेन ए, जी के साथ सी और सी के साथ जी। तो इस तरीके से दो तरीके के स्ट्रैंड्स हैं जो बीच में जुड़े होते हैं बॉन्डिंग से। ए डबल बॉन्ड करता है टी के साथ, जी डबल ट्रिपल बॉन्ड करता है सी के साथ। अभी सर ए क्या है, जी क्या है, टी क्या है, ये हायर क्लास में पढ़ाते हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है। हमने इन्हीं एटीजीसी को कलर कोड में रिप्रेजेंट करा दिया कि भाई ग्रीन पर्पल से करता है, रेड येलो से करता है। अब देखो आपको इतनी सी बात समझ में आई, अगर रेड येलो से करता है तो यहां पर क्या दिख रहा है कि ग्रीन पर्पल से ओरिजिनल में होना चाहिए था, लेकिन जब कॉपी बना तो कॉपी में पर्पल के साथ येलो आ गया। देखो, तो इसका मतलब यहां पर जी के साथ सी होना चाहिए था ट्रिपल बॉन्डिंग, लेकिन जी के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग ए आ गया। अब ये तो एरर है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। यही तो वो वेरिएशंस है जिसे हम क्या बोल देते हैं, म्यूटेंट कॉपी। और यही वो वेरिएशंस हैं, अगर अच्छे हुए तो वो प्रोजेनी में आगे चले जाएंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते चले जाएंगे, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है। तो यही वो वेरिएशंस हैं जिसके बारे में आपकी एनसीईआरटी आपको बताना चाहता है।
इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसका आंसर देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन ये है कि ये ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करने में हेल्प करती है जब कभी क्लाइमेट में चेंज होगा, एनवायरमेंट में चेंज होगा। कैसा चेंज हो सकता है सर? ये चेंज हो सकता है मान लीजिए टेम्परेचर का, ये चेंज हो सकता है ह्यूमिडिटी का, ये चेंज हो सकता है किसी तरीके का केमिकल का, सराउंडिंग में कोई केमिकल आ गया, कोई गैस आ गई, गैस केमिकल कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी चेंज हो और ऑर्गेनिज्म वहां पर सरवाइव कर जाए। इनफैक्ट फूड के रिस्पेक्ट में भी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, किस तरीके का फूड अवेलेबल है उसके बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी रख सकता है कि वो सरवाइव करे या ना करे। प्लांट्स के रिस्पेक्ट में ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया भाई, सलाइन कंडीशंस हो गई, भाई समुद्र का पानी अंदर आ गया, फ्रेश वाटर लेक थी लेकिन उसमें किस तरीके से समुद्र का पानी मिल गया, एस्चुरी जो है एक्सटेंड कर गई और फिर वहां पे जो एनवायरनमेंट था, इकोसिस्टम था, उन प्लांट्स को सलाइन एनवायरनमेंट मिलने लगा। कैसे सरवाइव करोगे भाई? हो सकता है इनके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स आने लगे, इनको खाने लगे, इनके फ्रूट को खाने लगे, इनके फ्लावर को खाने लगे, तो सरवाइव कैसे करोगे भाई? ये सब चीजें वेरिएशंस उन्हें हेल्प करेंगी एडेप्टेशन में। जो अडेप्ट कर जाते हैं वही आगे जाकर के नई स्पीसीज बनाते हैं। तो ये इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रोल प्ले करता है। ये बात आपको अपने एग्जाम में एक लाइन में लिख कर आनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पूछ लिया तो। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्यों है? क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में होते हैं तो डीएनए कॉपिंग 100% है ही नहीं, इट इज नॉट 100% रिलायबल। एक नंबर पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि वेरिएशन होते ही क्यों है, तो आप यही लिखेंगे, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड डीएनए कॉपिंग, सिंस इट इज नॉट 100% रिलायबल, ये एनसीईआरटी की लाइन है, सिंस इट इज नॉट 100% रिलायबल, इसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। एंड म्यूटेंट कॉपी जो पीछे मैंने दिखाया, यही चीज आपको बतानी है। लास्ट पॉइंट क्या है कि भाई स्पीसीज में वेरिएशंस आएंगी तो नए कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं जिनमें वो रेजिस्टेंट हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज को या इस तरीके के पैरामीटर्स को। तो ये अच्छी बात हो गई। ऐसे वेरिएशंस जब आएंगे तो नई स्पीसीज होगी। ये इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल से समझाया है। मैं बताता हूं कौन सा एग्जांपल है। एग्जाम में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको भी एग्जांपल लिख करके आना होगा। ये एग्जांपल है पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। वो ये कहना चाहता है कि लेट अस सपोज कोई लेक है या मान लो कोई वाटर बॉडी है और उस वाटर बॉडी में कौन रहते हैं भाई? बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं। आज ये येलो रंग के जो बैक्टीरिया हैं, जो मैं येलो डॉट्स बना रहा हूं, ये वो बैक्टीरिया हैं जो इस पानी में रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, सिंपल है। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग जब हो रही है तो यहां का टेम्परेचर का बताओ क्या होगा? टेम्परेचर इज राइजिंग। धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे ही राइज करने की कोशिश करेगा तो ऐसे में ये बैक्टीरिया मरने शुरू करेंगे क्योंकि ये हीट सेंसिटिव है। बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। ऐसे कम बैक्टीरिया होते हैं जो बिल्कुल हार्श एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करें। तो ये बैक्टीरिया की तो बेचारी गैस तैसी हो गई, ये तो अब क्या करेगा? ये जिंदा ही रह सकता। लेकिन इनमें भी मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है। आपको पता है एक बैक्टीरिया 1 मिनट में डिवाइड कर सकता है। मल्टीपल कॉपीज 1-1 मिनट में बनती जा रही है, तो डीएनए कॉपिंग कितनी तेजी से हो रही होगी। ऐसे डीएनए कॉपिंग में एक तरीके का बैक्टीरिया निकल के आया जिसके अंदर ये खास बात थी। ये 2-3 कैरेक्टर्स जो बैक्टीरिया के मैंने बता दिए, पिंक कलर से बना दिए यहां पर, इनके अंदर वो खास बात थी कि ये इस टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, दे कैन टॉलरेट दिस टेम्परेचर। एंड वंस दे कैन टॉलरेट द टेम्परेचर, धीरे धीरे होगा क्या? नेक्स्ट केस अगर हम देखें तो नेक्स्ट केस में आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये लेक या पॉन्ड है, तो धीरे धीरे ये येलो वाले बैक्टीरिया तो मरने लगेंगे। तो येलो वाले रह गए इतने से, मरने लगे तो, और धीरे धीरे ये जो पिंक वाले हैं ये बढ़ने लगे। ये क्यों बढ़ने लगे? क्योंकि ये तो अच्छे से इसमें सर्वाइव कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। एंड स्लोली क्या होगा? ये येलो वाले बैक्टीरिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और इनको रिप्लेस कौन कर लेगा? पिंक कलर वाले बैक्टीरिया। पिंक कलर वाले बैक्टीरिया कैसे थे? दे वर टॉलरेंट टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर ये कॉपिंग करते हुए वेरिएशन नहीं आती तो ये तो पूरी की पूरी स्पीसीज वाइप आउट हो जाती ना। इसी चीज को यहां पर एनसीईआरटी ने लिखा है बहुत अच्छे से, जहां उसने बताया कि टेम्परेट वाटर में मान लीजिए बैक्टीरिया की कोई पॉपुलेशन है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे में बैक्टीरिया क्या करने लगेंगे? मरने लगेंगे। बट कुछ वेरिएंट्स आएंगे जो हीट रेजिस्टेंट हैं, और अगर वो हीट रेजिस्टेंट है तो वो क्या करेंगे? वो सर्वाइव करेंगे। जब वो सर्वाइव करेंगे तो इस स्पीसीज का सर्वाइवल में रोल हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरिएशन। ये लिखा हुआ वेरिएशन।
ठीक है स्टूडेंट्स, बस यही आंसर है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पे क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का आएगा, एग्जाम्पल के साथ ये 3 लाइन लिखेंगे, वेरिएशन के बारे में इंपॉर्टेंस बताएंगे, डीएनए कॉपिंग वेरिएशन, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, गलती नहीं करेगा आपको स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड विशेस।